नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। देखा पिछला लेक्चर, देखा कुछ समझ में आया उसके अंदर। थोड़ा सा डर लग रहा होगा कि ऑप्टिक्स में मैम ने इतना डरा दिया हमको। डरना नहीं है, बस कंटिन्यूटी बनाए रखनी है और जो मैंने पढ़ाया उसका रिवीजन करना है। रिवीजन कर लोगे, साथ के साथ पढ़ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। मेरी डॉटर है, वो भी 12th पास कर चुकी है। उसको मैं कैसे पढ़ाती थी आप लोगों को पता है? कोई भी एक चैप्टर लिया, जैसे मैंने आप लोगों को पढ़ाया, जैसे प्रत्यावर्ती धारा पढ़ाया या मैंने आपको ऑप्टिक्स शुरू किया आपका, ठीक है। तो जो आज टॉपिक पढ़ा वो आज रिवीजन कर लिया रात को। दूसरे दिन जो टॉपिक पढ़ाया वो कर लिया रिवीजन, रात को वापस से शुरू से किया। पहला वाला जो टॉपिक था उसको भी रिवाइज किया और जो दूसरा वाला आज पढ़ाया उसको भी रिवीजन किया, तो और अच्छे से क्लियर हो गया। तीसरे दिन जब वापस पढ़ा तो वापस शुरू से पढ़ा। अब क्या होता है कि कई बच्चे मेरे पास जब पढ़ने आते हैं तो मुझे कहते हैं कि मैम आपने जो अभी पढ़ाया वो तो हमें याद है, लेकिन जो इससे पहले पढ़ाया वो तो हम सब भूल ही गए। अब जैसे मैं आपको रे ऑप्टिक्स पढ़ाऊंगी तो रे ऑप्टिक्स तो आपको याद रहेगी, लेकिन जैसे मैं वेव ऑप्टिक्स में चली जाऊंगी तो आप रे ऑप्टिक्स भूल जाओगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने कंटिन्यूएशन में उसका रिवीजन नहीं किया। आप जब टॉपिक को डेली का डेली रिवाइज करोगे, जैसे आपने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको रे ऑप्टिक का इंट्रोडक्शन पढ़ाया, रिफ्लेक्शन पढ़ाया, मिरर पढ़ाया। आज जो मैं पढ़ाऊंगी आपको उसके साथ पहले उसका रिवीजन करोगे और फिर आज वाला टॉपिक करोगे तो क्या हो जाएगा, और अच्छे से याद हो जाएगा। ऐसे जब आप लास्ट लेक्चर तक पहुंचोगे, मान लिया 5 या 6 लेक्चर बने आपके इस टॉपिक को कंप्लीट करने में, तो जब आप लास्ट लेक्चर तक पढ़ोगे तो आपका उसी टॉपिक का क्या हो रहा है, 5 या 7 बार रिवीजन हो रहा है, तो वो आपको इतना अच्छा याद हो जाएगा कि एग्जाम में आप भूल ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो यही टेक्निक आपको भी अपनानी है, क्योंकि ये टेक्निक मैं अपना चुकी हूँ हमारी लाइफ में। मेरे पास जो बच्चे आते हैं मैं ऐसे ही रिवीजन कराती हूँ। जो टॉपिक शुरू कराया पहले मैंने उसका थोड़ा सा रिवीजन कराया तो बच्चों को एकदम का खुल जाता है दिमाग कि हाँ हमने पिछली क्लास में ये पढ़ा था, अब इसके आगे का टॉपिक पढ़ना है। आपको भी ऐसे ही पढ़ना है। पिछला लेक्चर पहले रिवाइज करना है। 10 मिनट ही लगते हैं, 5 मिनट ही लगते हैं। पहली बार करोगे 10 मिनट लगेगी, दूसरी बार करोगे 8 मिनट लगेंगे, तीसरी बार करोगे 5 मिनट लगेंगे। टाइम कम होता जाएगा। ऐसा नहीं है कि हमारा टाइम खराब हो रहा है, आप नॉलेज ही गेन कर रहे हो। ठीक है, अपने अंदर परफेक्शन ला रहे हो। करत करत अभ्यास जड़मति होए सुजान। हर लेक्चर में मैं आपको ये चीज बताती हूँ, अभ्यास करते रहिए। ठीक है, ऐसे ही इंटरेस्टिंग एक और लेक्चर के साथ हम आपके सामने हैं। पूरा का पूरा मैथमेटिकल है, पूरा का पूरा डेरिवेशन है। जो हमने मिरर इमेजेस बनाए थे, होमवर्क दिया था मैंने आप लोगों को मिरर इमेजेस बनाने का, किया आप लोगों ने? प्रैक्टिस करी? नहीं करी है तो आज पहले उसकी प्रैक्टिस करोगे। 10th की बुक उठाओगे, सारे रे डायग्राम ड्रॉ करोगे, उनको समझोगे, उसके बाद ही आज का लेक्चर देखोगे। ठीक है, चलिए उसी पर बेस्ड आज का टॉपिक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मान के चलिए 100% एग्जाम में आता ही आता है और सेक्शन बी या सी में आता है। ठीक है, क्या है हमारा आज का टॉपिक? हमारा आज का टॉपिक है अवतल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र, मिरर फॉर्मूला। 10th में आप लोगों ने स्टैंडर्ड डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया है कि हमारा ये मिरर फॉर्मूला होता है और उसको यूज करके आपने न्यूमेरिकल्स किए हैं। 12th में आपको उसी फॉर्मूले को डिराइव करना है कि वो फॉर्मूला आया कैसे। क्या था दर्पण सूत्र, याद है क्या? 10th का क्या था? 1/u + 1/v = 1/f। ये फॉर्मूला याद आया आप लोगों को? 10th में किया था। इस पे बेस हमने न्यूमेरिकल्स किए थे और फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज किया था। इस क्लास में 12th में क्योंकि हम थोड़ा सा फिजिक्स को और डिटेल में पढ़ रहे हैं तो हमें इस फॉर्मूले को डिराइव करना है कि ये फॉर्मूला आया कैसे। मैंने आपको बताया था 12th की फिजिक्स पूरी की पूरी 10th का हायर वर्जन है। आपने जो जो चैप्टर्स 10th में पढ़े हैं उसको और डिटेल में और ज्यादा डीपली 12th में पढ़ना है, और जो 9th की फिजिक्स थी वो पूरी की पूरी 11th में आपने पूरा डिटेल में पढ़ी है। तो जो जो चैप्टर्स आप अभी पढ़ रहे हो वो सारे आप बेसिक 10th में करके आए हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अवतल दर्पण के लिए जो दर्पण सूत्र है उसका डेरिवेशन, ये फॉर्मूला हम डिराइव कैसे करें। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के लिए क्या फॉर्मूला चेंज होता था? फॉर्मूला चेंज नहीं होता है।
जो दर्पण सूत्र है वो यही रहता है, सिर्फ साइन चेंज हो जाते हैं। क्योंकि अगर अपन अवतल दर्पण लेते हैं तो F नेगेटिव होता है और उत्तल दर्पण लेते हैं तो F पॉजिटिव होता है, सिर्फ यही फर्क होता है। तो वो न्यूमेरिकल में यूज आएगा। दर्पण सूत्र अगर एग्जाम में आता है तो चाहे आप अवतल दर्पण को लेके बनाइए चाहे उत्तल दर्पण को लेके बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नाम से आ जाता है कि अवतल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र लिखिए तो हमें पूरा अवतल दर्पण का ही रे डायग्राम बना के करना है। और अगर आता है कि उत्तल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र बनाइए तो हमें उत्तल दर्पण का रे डायग्राम बना के करना है। केवल यह आता है कि दर्पण सूत्र का डेरिवेशन करिए, दर्पण सूत्र को डिराइव करिए, तो आप चाहे अवतल को लेके करें चाहे उत्तल को लेके करें, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का डेरिवेशन। सबसे पहले हम उसका रे डायग्राम समझ लेते हैं, उसका इमेज फॉर्मेशन कैसे हुई वो समझ लेते हैं। ये है हमारा अवतल दर्पण, कटोरी के अंदर वाला शेप, ये अवतल दर्पण है। ठीक है, ये अंदर वाला फेस, तो ये अवतल दर्पण हो गया। इसका जो सेंटर है वो पोल हो गया। इस दर्पण जिस गोले का बना हुआ है उसका सेंटर वक्रता केंद्र हो गया, C से डिफाइन कर लिया। F जहां पे लाइट फोकस हो रही है, प्रिंसिपल फोकस जिसको हम कहते हैं, F हो गया। F और P के बीच की जो दूरी होगी वो फोकल लेंथ हो जाएगी। C और P के बीच की जो दूरी होगी वो R हो जाएगी, वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। ये सारी चीजें हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, अगर मेरा किसी जगह पर मैंने ऑब्जेक्ट को रखा है तो इमेज कैसी बनेगी, इस डायग्राम में हमें यही समझना है। हमारा ऑब्जेक्ट यहां पे पड़ा हुआ है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है AB। ठीक है, क्या बताया था मैंने, ऑब्जेक्ट की मिरर से जो डिस्टेंस होती है उसको U कहा जाता है। ठीक है, मतलब B और P के बीच की जो दूरी है वो U होगी। और क्योंकि ये दूरी जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा गया है, मिरर के लेफ्ट में रखा है, इसलिए U ऑलवेज नेगेटिव होगा, U हमेशा नेगेटिव ही लिया जाएगा। मतलब ये जो BP दूरी है, इस BP दूरी को हमेशा माइनस में लिखा जाएगा। अब क्या हुआ, एक रे तो ये सीधी आई, ये ठीक है, ये एक सीधी रे आई। जो रे सीधी आ रही है, हमने क्या पढ़ा था, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे आती है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के पैरेलल जो रे आती है वो मिरर से टकराने के बाद फोकस में से पास होती है। ठीक है, पढ़ा था ये हमने, जब फोकस पॉइंट की डेफिनेशन पढ़ी थी तभी हमने ये चीज बताई थी कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे आ रही है वो मिरर से टकराने के बाद फोकस में से पास होती है। दूसरी रे हमें क्या लेनी है, दूसरी रे हमें लेनी है C पर। ये C पर जो रे आएगी वो बिना मुड़े सीधी निकल जाएगी, कोई डेविएशन नहीं आएगा उसके अंदर। ये C पर रे आई, ये बिना मुड़े सीधी निकल गई। ये रे आई ऐसे, यहां से टकराएगी और टकरा के वापस से इधर ही चली जाएगी, कोई डेविएशन नहीं आएगा। ऐसा किसमें होता था, अभिलंब पर। जो किरण अभिलंब पर आती है वो बिना मुड़े अभिलंब से ही सीधी चली जाती है। तो यहाँ पे जो ये C है वो किसकी तरह काम कर रहा है, नॉर्मल की तरह बिहेव कर रहा है, अभिलंब की तरह काम कर रहा है। अब जहां पे ये दोनों रेस टकरा रही है, ये वाली रे आई यहां से गुजरी तो ये पहली रे हो गई। ठीक है, ये आई यहां से टकरा के वापस ऐसे चली गई तो ये दूसरी रे हुई। जहां पहली और दूसरी रे मिलती है वहीं पर हमारी इमेज बनती है, हमारा प्रतिबिंब बनता है। तो ये AB हमारा ऑब्जेक्ट था, इसकी इमेज कहां बनी, यहां पर। मतलब मैंने ऑब्जेक्ट को कहां रखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे की तरफ रखा है। जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है इसके पीछे की तरफ मैंने इमेज को रखा है, तो सॉरी ऑब्जेक्ट को रखा है। तो इमेज कहां बन रही है मेरी, C और F के बीच में बन रही है ना। अब जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट को पास लाती जाऊंगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास लाती जाऊंगी या मिरर के पास लाती जाऊंगी, मेरी जो इमेज है वो क्या होती जाएगी, मिरर से दूर होती जाएगी। पढ़ा था ना 10th में। अभी मेरा C यहां पर ऑब्जेक्ट है तो इमेज C और F के बीच में बनी। अब मैं ऑब्जेक्ट अगर यहाँ C पे रख देती हूँ तो इमेज कहाँ मिलेगी मुझे, याद है, C पर ही मिलेगी। अगर मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो मेरी इमेज भी मुझे यहीं पर मिलेगी, रिवीजन किया ना।
ऐसे ही अगर सी और एफ के बीच में मैंने ऑब्जेक्ट को रखा है तो इमेज मेरी इधर चली जाएगी। अब देखो पहले केस में इमेज यहाँ थी, दूसरे केस में इमेज यहाँ पहुंची, तीसरे केस में इमेज यहाँ पहुंच जाएगी, चौथे केस में इमेज और आगे चली जाएगी, ऐसे करते करते अनंत पे चली जाएगी। तो जैसे जैसे मेरा ऑब्जेक्ट मिरर के पास आता जाएगा, इमेज मिरर से दूर होती जाएगी और उसका जो साइज है वो भी बड़ा होता जाएगा। अभी देखो ये छोटा साइज है, ये हटा देते हैं, जो दूसरा बनाया था मैंने वो हटा देते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो आपको। हमारा जो मेन एम है वो मिरर फॉर्मूले का डेरिवेशन है, तो हम उसी पे ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं। अभी हमारी जो इमेज बन रही है, देखो ऑब्जेक्ट की हाइट ये है, दिख रही है, और इमेज की हाइट इतनी सी बनी। अब जब मेरा सी पर आ जाएगा तो दोनों सेम हाइट के बन जाएंगे, सी से और दूर चला जाएगा तो और बड़ा होता जाएगा। तो जैसे जैसे मेरा ऑब्जेक्ट मिरर के पास जाता जाएगा, इमेज दूर जाती जाएगी और बड़ी होती जाएगी। ठीक है, इस रे डायग्राम को याद रखना है। ठीक है, कैसे रे डायग्राम बना है, इसमें सिर्फ मैंने ये बताया कि रे डायग्राम बना कैसे। अब इसी रे डायग्राम से हम हमारे मिरर फॉर्मूले को डिराइव करेंगे। क्योंकि इसमें हमने अवतल लेंस काम में लिया, इसलिए यह हमारा अवतल दर्पण काम में लिया। तो जो अवतल दर्पण का डेरिवेशन बनेगा, जो अवतल दर्पण का दर्पण सूत्र बनेगा, वो डिराइव होगा। इसी जगह पे अगर मैं कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर ले लूंगी, उत्तल दर्पण ले लूंगी, तो मेरा जो फॉर्मूला है वो किसके लिए बन जाएगा, उत्तल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र बन जाएगा। वो भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी इस डेरिवेशन को करने के लिए ये डायग्राम याद रखना है और इस डायग्राम से हमें हमारा डेरिवेशन करना है। सिर्फ यही समझने का था, ये समझ में आ गया। डेरिवेशन तो बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना है, मैथ्स लगानी है आपको। चलिए, मैथ्स कहीं पीछा नहीं छोड़ेगी आपका, बार बार मैं आपको यही कह रही हूं, मैथ्स कहीं पीछा नहीं छोड़ेगी। चलिए, जो हमने पीछे रे डायग्राम बनाया था वो यहाँ साइड में बना हुआ है हमारा। अब इसी से ही हम हमारा डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहां पर इस फिगर में हमें 4 ट्राइंगल्स दिख रहे हैं। कौन कौन से ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, दिखा आपको? देखो 4 ट्राइंगल्स कौन कौन से दिख रहे हैं, मेरे को तो दिख रहे हैं, आपको दिख रहे हैं क्या? बना के बताऊं? ठीक है, बनाते हैं अपन। एक तो ये वाला ट्राइंगल है ABC। ठीक है, 4 समकोण है, मतलब 4 90 डिग्री के एंगल है। कौन कौन से हैं? एक तो ये वाला है ABC, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे ABC, ट्राइंगल ABC। दूसरा ट्राइंगल मुझे दिख रहा है इसी के साथ में ये वाला A', B', C। तो दूसरा ट्राइंगल हो गया A', B', C। क्या दोनों समरूप ट्राइंगल्स हैं? समरूपता पढ़ी हुई ना आप लोगों ने मैथ्स में, 2 त्रिभुजों की, 2 समकोण ट्राइंगल्स की समरूपता, सिमिलरिटी। क्या होती है सिमिलरिटी? अगर हमारे पास कोई भी 2 एंगल, दोनों ट्राइंगल के कोई भी 2 एंगल अगर इक्वल आ जाते हैं तो हम उनको क्या कहते हैं? सिमिलर कहते हैं। क्या यहाँ पे दिख रहे हैं इक्वल? देखिए ये वाला 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ पे भी ये 90 डिग्री का एंगल है, 2 एंगल 90 के हो गए, सेम हो गए। उसी तरह से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये कौन सा एंगल है? वर्टिकल एंगल्स है। मैथ्स में छोटी क्लासेस में ही पढ़ के आए हम, वर्टिकल एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, अरे ये यहां कहां आ गया? चलिए इसको ऊपर ले लेते हैं अपन। ठीक है, हो जाती है, टेक्नोलॉजी है, थोड़ा सपोर्ट करती है, कभी नहीं करती है। चलिए ठीक है, हमारा जो मेन एम है हम उस पे जाते हैं। मैंने क्या कहा, हमें 2 ट्राइंगल्स देखने हैं। कौन से? जो कॉन्ग्रेंट हो, जो सिमिलर हो। कौन कौन से हैं वो? ये 2 ट्राइंगल्स हैं, एक ये ट्राइंगल है और एक ये ट्राइंगल है। ठीक है, मतलब ट्राइंगल ABC सिमिलर, ये साइन सिमिलर का होता है, याद है ना? सिमिलर है किसके? A', B', C के। कैसे आया? ये वाला एंगल 90 का, ये वाला एंगल भी 90 का, ये एंगल वर्टिकली अपोजिट, ये एंगल वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, मैथ्स का कॉन्सेप्ट है सिंपल। उसी कॉन्सेप्ट को हमने काम में लिया, इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर कह दिया। अब सिमिलरिटी की एक लॉ आपने बीपीटी थ्योरम पढ़ी थी मैथ्स के अंदर, 10th में ही पढ़ी थी। क्या कहती है बीपीटी थ्योरम? कि अगर 2 ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके जो साइड्स के रेशियो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हमें उसी कॉन्सेप्ट को काम में लेना है।
दोनों ट्राइंगल्स समरूप हमने प्रूव कर दिए, सिमिलर हमने प्रूव कर दिए, तब इनके साइड्स के रेशियो को इक्वल करना है। साइड का रेशियो क्या हुआ, इसका परपेंडिकुलर और इसका परपेंडिकुलर, मतलब ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल होगा इसके बेस और इसके बेस के, बी सी अपॉन बी डैश सी। इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। समझ में आई ये चीज? ठीक है, वापस से बताओ। ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी के सिमिलर है। क्यों सिमिलर है? क्योंकि दो एंगल इक्वल आ रहे हैं, एक तो 90-90 का एंगल है और दो एंगल वर्टिकली अपोजिट है। उसके बाद हमने बीपीटी थ्योरम लगाई कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके साइड्स की रेशियो इक्वल होते हैं। दोनों के बेस को इक्वल कर दिया और दोनों के परपेंडिकुलर को इक्वल कर दिया। ठीक है, ऐसे ही हमें दो ट्राइंगल्स और दिख रहे हैं। कौन कौन से होंगे? देखो यहां से मैं ना एक परपेंडिकुलर डालती हूं, ऐसा डीपी। ठीक है, अगर हम दो और ट्राइंगल्स कंपेयर करें तो दो और ट्राइंगल्स कौन से कंपेयर हो रहे हैं फिगर में? एक तो ये वाला ट्राइंगल हो रहा है, ये वाला, ठीक है, ये वाला, और दूसरा कौन सा हो रहा है? ये वाला। ये दो ट्राइंगल, ठीक है, इन दोनों में भी क्या आ रही है? सिमिलरिटी आ रही है क्या? हमने दो ट्राइंगल गलत सिलेक्ट कर लिए। दो ट्राइंगल कौन से सिलेक्ट करने हैं? देखो थोड़ा सा है ना, मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ, इतने सालों से पढ़ा रही हूँ लेकिन मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो आप लोगों को थोड़ा सा रिवीजन अच्छे से करना, बनाते वक्त भी आपको देखना है कि कौन से दो ट्राइंगल। देखो जैसे ही बनाया मुझे खुद को ही लगने लगे कि ये तो हो ही नहीं सकते हैं सिमिलर। ऐसे ही जब आप करोगे तो आपको भी समझ में आएगा कि ये हो ही नहीं सकते। सिमिलर कौन से दो ट्राइंगल होंगे बताती हूँ मैं आपको। पिछले वाले हटा दूं ताकि इस बार वाले में अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब जो दो ट्राइंगल हमें सिमिलर लेने हैं वो है ए बी पी, ये वाला, ठीक है, और दूसरा आएगा ये वाला। ठीक है, नाम दें इसका, क्या होगा? ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी के। कैसे हुआ? ये एंगल 90, ये एंगल 90, ठीक है, और ये रिफ्लेक्शन का लॉ कहता है ना, परावर्तन का नियम पढ़ा था ना, इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल इक्वल होता है। ये आने वाली रे है, नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया आई, ये जाने वाली रे है, नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया आर। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है आई और आर इक्वल होते हैं, तो ये दोनों एंगल इक्वल आ गए, दो आई आर इक्वल होते हैं। और जैसे ही हमारे दो ट्राइंगल्स, दो एंगल इक्वल आ जाते हैं, हम उसको क्या कह देते हैं? सिमिलर कह देते हैं। अच्छा, यहां मैंने सी लिख दिया, ये पी आएगा, ठीक है, ये पी हो जाएगा, ए बी पी है, ये वाला ट्राइंगल है ए बी पी। ठीक है, अब इसके लिए भी हमें बीपीटी लगानी है, तो बीपीटी क्या हो जाएगी? वही साइड्स के रेशियो इक्वल होंगे। तो यहां पे भी हमारे साइड के रेशियो क्या बने? ए बी अपॉन ए डैश बी डैश। किसके इक्वल होगा? दोनों के बेस। इसका बेस क्या है? बीपी, और नीचे वाले का बेस क्या है? बी डैश पी। ठीक है, क्लियर है? चलिए इसको हम इक्वेशन 2 कह देते हैं। फिगर का काम हो गया। अब जब हम इसके अंदर वैल्यूज रखेंगे, साइन कन्वर्जन यूज लेंगे, तब हमारा ये फिगर काम में आएगा। अभी बाकी हमें मैथ्स करनी है। इक्वेशन 1 और 2 अगर आप ध्यान से देखें तो इनके जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल आ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री में, मैथ्स में आप पढ़ते हैं कि अगर x y के इक्वल है, x z के इक्वल है, तो y और z इक्वल हो जाते हैं, है ना? वही कॉन्सेप्ट हमें यहां काम में लेना है। इक्वेशन 1 और 2 के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ रहे हैं, तो इनके जो राइट हैंड साइड है वो अपने आप ही इक्वल हो जाएंगे। इसी चीज को हम काम में लेते हैं। आगे लिखते हैं इसको, बी सी अपॉन बी डैश सी इक्वल था बी पी अपॉन बी डैश पी के। ठीक है, ये इक्वेशन हमने पीछे लिख ली थी 1 और 2 के जो लेफ्ट हैंड साइड थे। वापस बताओ एक बार, कहां से आया ये?
ये देखिए इस फिगर के अंदर से आया ये फिगर। कौन से दो ट्रायंगल थे? एक तो ये वाला ट्रायंगल था और एक ये वाला ट्रायंगल था। ठीक है, इधर का ए बी अपॉन ए डैश बी डैश किसके इक्वल आया? बी सी अपॉन सी बी डैश के। तो इससे हमारा क्या मिला? बी सी अपॉन सी बी डैश मिला। इस वाले दो ट्रायंगल से ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, इनसे हमें क्या मिला? ए बी अपॉन ए डैश बी डैश किसके इक्वल आया? बी पी अपॉन बी डैश पी के। तो इससे हमें क्या मिला? बी पी अपॉन बी डैश पी। और ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। क्या क्या इक्वल आएगा? बी सी अपॉन बी डैश सी इक्वल आ जाएगा बी पी अपॉन पी बी डैश के। ठीक है, इसी चीज को लिखा है हमने। बी सी अपॉन बी डैश सी इक्वल आ जाएगा बी पी अपॉन बी डैश पी के। राइट, दोनों इक्वेशंस की जब अपन राइट हैंड साइड इक्वल करते हैं तो ये मिलता है। ठीक है, अब हमें वापस से फिगर की जरूरत पड़ेगी, तो फिगर लाते हैं वापस से अपन। फिगर को रख लेते हैं क्योंकि इसकी हमें बार बार जरूरत पड़ेगी। इक्वेशन मिली बी पी अपॉन बी डैश पी इक्वल है बी सी अपॉन बी डैश सी के। ठीक है, फिगर को देखिए। फिगर के अंदर जो जो नोमेनक्लेचर्स हैं उनको अपन एक बार का लिख लेते हैं। क्या कहा था मैंने? ऑब्जेक्ट की मिरर से जो डिस्टेंस होती है उसको यू कहा जाता है। तो बी ए बी हमारा ऑब्जेक्ट है, उसकी मिरर से डिस्टेंस कितनी बनी? बी पी। तो फिगर से हमें बी पी कितना मिल जाएगा? माइनस यू, क्योंकि वो लेफ्ट साइड में। ठीक है, उसी तरह से ए डैश बी डैश हमारी इमेज है। इमेज की मिरर से डिस्टेंस क्या होती है? v। और क्योंकि मेरी इमेज भी लेफ्ट साइड में बन रही है तो वो भी नेगेटिव होगा। तो बी डैश पी भी कितना मिल गया मुझे? माइनस वी। राइट, ये चीज समझ में आई। अब क्या है हमारे पास? बी सी। अब देखो स्टैंडर्ड जो वैल्यूज होनी चाहिए वो तो हमें नहीं मिल रही है। बी सी बीच की कोई वैल्यू है, बी डैश सी भी बीच की कोई वैल्यू है। हमें इसको स्टैंडर्ड में बदलना पड़ेगा। कैसे बदले? देखो फिगर पहले मैं बना देती हूँ। ये डिस्टेंस है u, ये डिस्टेंस है v। ठीक है, f और p के बीच की डिस्टेंस होती है f। स्टैंडर्ड वैल्यूज तो हमारे पास सिर्फ यही होती है। ज्यादा से ज्यादा हम c और p के बीच की दूरी भी कह सकते हैं r। ठीक है, ये स्टैंडर्ड वैल्यूज होती है सारी, क्योंकि जो हमें पता है हम उसी को तो रख पाएंगे। bc की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं ना कि bc कितना है, तो हमें इसको स्टैंडर्ड में बदलना पड़ेगा। कैसे बदले? देखिए, bp हमें निकालना है bc। फिगर से देखो bp कितना है हमारा? u माइनस u। अब अगर मुझे bc निकालना है तो मुझे इस bp में से cp को माइनस करना पड़ेगा ना। ये b ये p मुझे निकालना है bc, तो कैसे निकालूंगी मैं? bp में से माइनस कर दूंगी cp, तो मुझे bc मिल जाएगा। तो यही वैल्यू लिख देते हैं अपन यहाँ पे। bc इक्वल होगा bp माइनस cp के। अब bp कितना है? चलो ये सब बाद में लिख देंगे अपन। इसी तरह से b डैश c निकालते हैं। क्या b डैश c स्टैंडर्ड वैल्यू है हमारे पास? है ना? नहीं है। b डैश c भी निकालनी है हमें, ये यहां से यहां तक की दूरी। कैसे निकालेंगे इसको? b डैश c को pc माइनस pb डैश। ठीक है, दिख रहा है ना? हटाओ, इरेज करो। ये देखिए, ये वाली मुझे निकालना है cb डैश। ये cb डैश, ये कैसे निकालेंगे अपन? pc माइनस b डैश p। ये pc पूरा है, इसमें से मैंने b डैश p हटा दिया तो cb डैश मिल गया। तो b डैश c को हम क्या लिख देंगे? pc माइनस b डैश p। अब हमारे पास सारी स्टैंडर्ड वैल्यूज आ गई। कौन कौन सी आई? bp माइनस u है, b डैश p v है। एक और स्टैंडर्ड वैल्यू हमारे पास कौन सी है? pf कितना है? f है। ठीक है, क्योंकि कॉनकेव है तो नेगेटिव आएगा, सॉरी स्मॉल f है, फोकल लेंथ है। और pc कितना है? r माइनस r।
लेफ्ट साइड में है इसलिए माइनस आर। सारी स्टैंडर्ड वैल्यू जो जो हमें फिगर में पता थी वो हमने लिख ली, जो हम स्प्लिट कर सकते थे वो हमने स्प्लिट कर दिया। अब इन वैल्यूज को यहां पुट कर देते हैं। बी पी अपॉन बी डैश पी इक्वल हो जाएगा बी सी। बी सी कितना है? बी पी माइनस सी पी अपॉन बी डैश सी कितना है? पी सी माइनस बी डैश पी। ठीक है, मान रख देते हैं। बीपी कितना है? माइनस यू। बी डैश पी कितना है? माइनस वी इक्वल बीपी है माइनस यू माइनस सीपी। सीपी कितना है मेरे पास? माइनस आर, माइनस है एक और माइनस आया, अपॉन पीसी माइनस आर माइनस बी डैश पी माइनस वी। ठीक है, अब सिर्फ मैथमेटिक्स लगा लेते हैं, सिंपली सॉल्व कर लेते हैं इसको। यहां माइनस से माइनस कट जाएगा, u अपॉन वी इक्वल माइनस यू माइनस माइनस प्लस आर अपॉन माइनस आर प्लस वी। ठीक है, हम v को आगे ले सकते हैं, ऊपर से r को आगे ले सकते हैं, तो क्या बन जाएगा? r माइनस यू अपॉन v माइनस आर। राइट, चलिए अब हमें सिर्फ दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, मतलब इस u को इससे मल्टीप्लाई करना है और v को इससे मल्टीप्लाई करना है। क्या मिल जाएगा? इसको एक बार सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि इसकी हमें बाद में जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये हमको इसकी जरूरत है, हमने इसको साइड में कर दिया। यहीं से हम शुरू करेंगे हमारा वापस से। हमने लिखा था u अपॉन वी, u अपॉन वी इक्वल आ रहा है r माइनस यू अपॉन v माइनस r। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं सिंपल। u इंटू वी माइनस आर इक्वल आ जाएगा v r माइनस यू। ठीक है, u इंटू वी माइनस यू इंटू आर इक्वल v इंटू आर माइनस v इंटू यू। राइट, अब देखो ये माइनस की टर्म है, इसको हम इक्वल के उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगी, और ये माइनस की टर्म इसको इधर लाएंगे तो वापस प्लस हो जाएगी। तो ये है यू वी प्लस ये इधर आए तो यू वी इक्वल वी आर प्लस यू आर। ठीक है, ये 2 बन गए ना, तो इसको हम 2 यू वी इक्वल वी आर प्लस यू आर। ठीक है, अब कुछ शेप दिख रहा है हमारा फॉर्मूले का। हम इस पूरी इक्वेशन को यू वी आर से डिवाइड कर देते हैं। पूरी इक्वेशन को इक्वल के दोनों तरफ यू वी आर से डिवाइड कर देते हैं। इक्वल के दोनों तरफ यू वी आर से डिवाइड कर देते हैं तो क्या होगा? देखो, इसको मैं इरेज करती हूँ एक बार। ठीक है, यहां पे भी मैंने यू वी आर से डिवाइड किया, यहां पे भी मैंने यू वी आर से डिवाइड किया। ठीक है, अगर हम इक्वल के दोनों तरफ कोई ऑपरेशन लगाते हैं तो इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैथमेटिक्स में बहुत इजी है, हम चाहे जो प्लस कर ले, हम चाहे जो माइनस कर ले, हम चाहे जो मल्टीप्लाई कर दे, हम चाहे जो डिवाइड कर दे, लेकिन वो ऑपरेशन ऐसा होना चाहिए कि इक्वेशन में कोई रिजल्ट में फर्क नहीं आए। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैंने यू वी आर को इक्वल के इस तरफ डिवाइड किया, अगर इक्वल के उस तरफ भी डिवाइड कर दूंगी तो रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन मेरा फॉर्मूला बन जाएगा। कैसे बनेगा? यहां से यू वी कट गया, यहां अगर मैं इसको स्प्लिट करती हूँ दोनों में तो यहां तो बचा 2 अपॉन आर। अब मुझे इसको दोनों में स्प्लिट करना है, वी आर अपॉन यू वी आर प्लस यू आर अपॉन यू वी आर।
ठीक है, क्या क्या कटा, वी वी आर आर, यू यू आर आर, क्या बच गया, 2/r इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। जब डेफिनेशन पढ़ी थी हमने फोकल लेंथ की डेफिनेशन और रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिलेशन बताया था। रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ फोकल लेंथ के इक्वल होता है। ठीक है, अगर मैं इसको उल्टा कर देती हूँ, r/2f है तो 2/r 1/f हो जाएगा, तो यहाँ पे 2/r आ रहा है तो इसको हमने 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v लिख दिया। यही हमारा क्या कहलाता है, दर्पण सूत्र कहलाता है, मिरर फॉर्मूला कहलाता है। अब समझ में आया, ये सेक्शन सी का होगा या सेक्शन ए का होगा। न्यूमेरिकल में आता है डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है, लेकिन अगर व्युत्पन्न करना आता है, डिराइव करना आता है, तो हमें ये पूरा करना पड़ेगा। पहले आपको रे डायग्राम बनाना पड़ेगा, उसका डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा, कैसे इमेज बनी वो समझाना पड़ेगा, उसके बाद हमें ये पूरा डेरिवेशन करना पड़ेगा। ठीक है, जैसा हमने अवतल के लिए किया है, कॉनकेव के लिए कहा है, सेम ऐसा ही कॉन्वेक्स के लिए भी करना है। वो हम करते हैं अगली क्लास में, अगले लेक्चर में। तब तक इसका रिवीजन करना है, इतना ही डाइजेस्ट कर पाएंगे हम, इससे ज्यादा डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। ज्यादा पढ़ा दूंगी तो उल्टियां होने लग जाएगी, है ना। इसलिए हमें क्या करना है, जितना हम पढ़ सकते हैं, जितना हम डाइजेस्ट कर सकते हैं, सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे। तो आज हम इतना ही करते हैं, इसको अच्छे से समझिए, रिवीजन करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।